वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो 10th क्लास की मैथ्स। आज का चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है आपका ये। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाएगी, कब नहीं बोली जाएगी, इन सारी कंडीशंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में अंदर आपको बात समझा दी जाएगी। ठीक है, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश है, लेकिन भाषा हमारी वही जो हमारे को आराम से समझ में आती है। कभी इंग्लिश, कभी हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? जो कि किस फॉर्म में हो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो। पर शर्त क्या है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी रूप में आपकी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो ए होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होना चाहिए और ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस अगर ये एक्स का कोफिशिएंट जीरो होगा तब भी चलेगा, सी जीरो होगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। अब वो कैसे भी लिखी हो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, जैसे अब ये इक्वेशन लिखी हुई है 2x² प्लस एक्स माइनस 300। तो ए क्या है आपका इसमें? 2, बी क्या है? 1, और सी इज -300। क्लियर? लेकिन अब अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी हुई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300, तो आपका ए क्या है? ए इज -1 एक्स स्क्वायर है ना ये। और बी एक्स, यहाँ बी एक्स वाली कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब बी यहाँ पर जीरो है। और सी मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मतलब वो टर्म जिसके साथ एक्स नहीं लगा हुआ है। एक्स जिसके साथ नहीं लगा वो क्या है? 300 प्लस 1 इज 301। तो सी की वैल्यू है 301 और ए की वैल्यू जो है वो है आपके पास -1। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, हम इस क्वेश्चन में तो ए है आपका पास -3, बी है आपका 4 और सी है आपका 2। ठीक है, आगे बात करें। ए है आपका 2, बी है -3 और सी है 1। ठीक है, बात समझ में आ गई? सो तो आपको ये बात समझ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? स्टैंडर्ड फॉर्म इसी को ही बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए जीरो नहीं होना चाहिए। समझ गए बच्चों? चलो, अब रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग सिचुएशंस इन मैथमेटिकली। मतलब ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं और इसको हमको जो है मैथमेटिकली लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि समझाता हूं मैथमेटिकली का मतलब क्या होता है। वेट करो। जॉन और जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास जो है वो क्या है? 45 मार्बल्स है, कंचे। ठीक है, ऐसा समझ लो बॉल्स कुछ भी, तो ग्लास बॉल्स होती हैं, छोटे छोटे कंचे ना। तो जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास कितने मार्बल्स है? 45। मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके पास लेट से दो फ्रेंड्स हो, आप और आपका एक और फ्रेंड, और आपके पास जो है टोटल मिलाकर जो है 20 बॉल्स हैं। ठीक है, अगर एक आपके फ्रेंड के पास जो है 5 बॉल्स हैं, तो आपके पास कितनी बॉल्स होंगी? 20 माइनस 5 इज 15। अगर उसके पास 10 बॉल्स हैं तो आपके पास कितनी होंगी? 20 माइनस 10 इज 10। ठीक है, सो अब मैं बोलता हूँ कि आपके फ्रेंड के पास कितनी बॉल्स है मेरे को पता नहीं है, लेकिन टोटल मिलाकर 20 बॉल्स। सो आई कैन से कि आपके पास, आपके फ्रेंड के पास एक्स बॉल्स है। अगर आपके फ्रेंड के पास एक्स बॉल्स है तो आपके पास कितनी बॉल्स हुई? 20 माइनस एक्स। सेम बात यहाँ पर है, जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। हमारे को नहीं पता कि जॉन के पास कितने हैं, जीवंती के पास कितने हैं। तो मानते हैं कि जॉन के पास एक्स मार्बल्स है। सो लेट लेट जॉन हैव एक्स मार्बल्स एंड जीवंती हैव, हाउ मेनी जीवंती है? 45 माइनस एक्स मार्बल्स।
ठीक है। बोथ ऑफ देम, पहले देखो क्वेश्चन को पूरा पढ़ने से पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ो और उसको लिखते जाओ। हमने ये लाइन पढ़ी और इस लाइन को हमने लिख दिया, अब इस लाइन को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कोमा। ठीक है, कोमा का मतलब है रुको। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, 5 मार्बल खत्म हो गए, तो मतलब कि न्यू कंडीशंस, न्यू कंडीशन आफ्टर लॉस ऑफ 5 मार्बल्स, 5 मार्बल खोने के बाद जो है जॉन के पास कितने बचेंगे, जॉन के पास बचेंगे x माइनस 5 मार्बल्स। ठीक है। और जीवंती के पास कितने बचेंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 5 मार्बल्स। कम हो गए ना। ठीक है। तो कितने हो जाएंगे ये, 45 माइनस 5 इज 40 माइनस एक्स मार्बल्स। क्लियर, मेरी बात समझिए। देखो मैंने अभी तक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, लेकिन बस जो कंडीशन है उसको लिखता गया। सही है। तो अदरवाइज क्या होता है, हम डर जाते हैं इतना बड़ी कैलकुलेट देखकर, हैं, तो अवॉइड करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो और उसको लिखते जाओ। अब मैंने यहां से लेकर यहां तक लिख दिया। फिर बोल रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, जो अब उनके पास नंबर जितने भी हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 124। तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 124। अब क्या करोगे, ब्रैकेट खोलोगे आप इसको, तो क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। समझ गए ना। ये प्लस 124 है, लेफ्ट साइड आ जाएगा तो माइनस 124 हो जाएगा, और माइनस 200। ठीक है। तो माइनस 200 माइनस 124 इज माइनस 324। डन। अब जो स्टैंडर्ड रूप होता है ना बच्चों, उसके अंदर जो एक्स और कोफिशिएंट है, हम अवॉइड करते हैं। जो पहली टर्म है, पहली टर्म को हम एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे हैं, और यहां पर नेगेटिव नहीं लिखते हैं। ठीक है। सो क्या करते हैं, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, या इस बात को ऐसे समझो कि दोनों साइड, पहले इस इक्वेशन और इस साइड, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर देते हो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई 0, -1 मल्टीप्लाई 0। So this will becomes x square minus 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ध्यान से समझने की बात क्या है, हुआ यह है कि यहां जितने भी साइन थे वो सारे क्या है, पलट उल्टे हो गए। सो सामने 0 था तो कोई दिक्कत आएगी। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इन फ्यूचर जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हम यहाँ -1 मल्टीप्लाई करा हुआ नहीं दिखाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सीधा जो है यहाँ पर जंप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसी फॉर्म में जो है आपको सॉल्व लिख कर दिखाना था, इसे रिप्रेजेंट करना है, इसे सॉल्व नहीं करना है। आने वाली एक्सरसाइज के अंदर इसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो 3 तरीके आपको बताने हैं आपको, तो वो आपको बताएंगे तो आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। पर अभी हम आपको लिखना सिखा रहे हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है। समझ गए मेरी बात को। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। अगला अगला समझते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री, एक कुटीर उद्योग, जो छोटी इंडस्ट्री होती है वो कुछ खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, रुपए में हर टॉय की कॉस्ट, एक खिलौने की कीमत जो है, इट वाज फाउंड टू बी 15 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। एक दिन में जितने भी टॉयज बनते हैं, 55 में से उस नंबर्स को माइनस कर दो तो एक खिलौने की कीमत आती है। तो मान लेते हैं, लेट लेट नंबर ऑफ टॉयज इन number of toys produced in one day, number of toys produced in one day कितने हैं, x। तो नंबर ऑफ, और इसकी जो वैल्यू होगी, प्राइस जो होगा या कॉस्ट होगी, ठीक है, वैल्यू ऑफ
1 ट्वाई, तो उसने क्या बोला था 55 में से माइनस कर दो उस दिन के नंबर ऑफ ट्वाइस, ये इतने रुपीज है। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू नंबर ऑफ ट्वाइस कितने हैं x, उसको कितने प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे 55 माइनस x से। टोटल वैल्यू जो है उसने बताई है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज फाउंड टू बी 750। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750। समझ गए बात को। तो अब इसकी ब्रैकेट्स खोल लो तो क्या हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। पहले सारी टर्म्स को इधर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई ना मेरी बात, कि माइनस की टर्म थी, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरी टर्म ये आ गई, तो वो -1 से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड लिखने की जरूरत नहीं है। डन, समझ आ गई मेरी बात। तो अभी ये क्वेश्चन हमने डिराइव लिखना सीखी हैं, अभी हम इसको सॉल्व भी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। पहले आज इक्वेशन बनानी सीखनी। चेक करो वेदर दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो चेक करना है। सो हाउ टू डू, सबसे पहले जो है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी ब्रैकेट खोलते हैं। जब ब्रैकेट खोलते हैं तो आ गया मेरे पास x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसकी ब्रैकेट सॉल्व करो। तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ भी वही करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर, बी आपका इस समय 1 है, प्लस 1 is equals to 2x minus 3. So equation becomes x square minus 4x plus 1 plus 1 is equals to 2x minus 3. अब सारी लाइक टर्म्स एक साथ इकट्ठी करनी शुरू करो। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। समझ गए, ये हो गया 1 और 1 2, माइनस 3 जब इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस 3। तो इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। डन। तो ये हमने प्रेजेंट कर दी इक्वेशन को। अब अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन इसी फॉर्मेट में लिखी हुई है, तो आप क्या लिख सकते हो, दिस इक्वेशन is of standard form ax square plus bx plus c is equals to 0। ठीक है, therefore it is a quadratic equation। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से जो है आप इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, चेक करो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है तो क्वाड्रेटिक है, अगर एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, सो जैसे आप बोलते हैं, लेट से मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, या चलो ये करते हैं क्यूब वाला। सो फोर्थ पार्ट करते हैं। मैं सारे पार्ट नहीं करूंगा, ये बात समझिए, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। ठीक है, सारे पार्ट करने का मेरा फायदा नहीं है, प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको सब बिल्कुल पका पकाया नहीं देना है ना। एक्स माइनस थ्री। सो अब आपको पता है ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या है, वो क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना। अब a यहां पर है, ये a प्लस बी का होल क्यूब, तो करते हैं इसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब सारी टर्म्स को एक तरफ ले आओ। सबसे पहले लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस, इसको कैसे करेंगे, ये 3 इंटू टू 6x स्क्वायर, दिस विल बी 6x स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 2 टू द 4, 4 इंटू 3 12, 12x
इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब इसको a की तरफ लेके जाओ, तो दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, और कोई टर्म नहीं है, फिर एक्स वाली टर्म 12x, फिर कांस्टेंट वैल्यूज 8 और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो, पहले एक्स क्यूब वाले टर्म, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट। अब यहां देखो तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, सो दिस विल बी, यहाँ पे क्या बचेगा, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद भी आपको एक चीज समझनी है कि यहाँ पर एक 6 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 6 0 के नीचे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, मेरी बात समझ आ गई? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, तो आपको अब जो है ये तो दोनों क्वेश्चन आपको अपने आप ही करने हैं, तो साथ साथ ये वाला और ये वाले दोनों क्वेश्चन भी करने हैं, और साथ साथ एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपसे केवल यही चीज पूछी गई है, चेक करो वेदर दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसको एक्सपेंड करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, और चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, अगर राइट साइड पे माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, 3a² b में माइनस आएगा, बस यहाँ दो जगह माइनस हो जाएगा, बाकी सारी टर्म प्लस रहेंगी। डन। तो अगर a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आता है, और अगर यहाँ प्लस का फॉर्मूला आता है तो यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका आप होमवर्क है, ये आप करके रखेंगे। नाउ रिप्रेजेंट दिस फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। चलो लिखते हैं। सबसे पहले द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का कुछ एक आइडिया हमको लग जाए। ठीक है, नाउ the length of the plot in meter is 1 more than twice its breadth। the length of the plot जो है, प्लॉट की लेंथ 1 मीटर ज्यादा है ब्रेड्थ के ट्वाइस करने पर। तो अगर ब्रेड्थ को मान लेते हैं x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 1, मतलब ब्रेड्थ को पहले ट्वाइस करो, ब्रेड्थ को पहले ट्वाइस करो, 2x किया प्लस 1, और जो पूरा एरिया है, ये आपका पूरा जो शेडेड है वो है 528 मीटर स्क्वायर। तो ब्रेड्थ को हमने x मीटर माना, लेंथ x 2x प्लस 1 मीटर हो गए। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो अभी हमने सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, केवल लिखना है। तो ऐसे लिखेंगे, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट जो है वो है x मीटर। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, टोटल एरिया दिया हुआ है 528। ठीक है, तो यहाँ इसलिए यहाँ लिखा हुआ है 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट खोलो, सॉल्व नहीं ब्रैकेट खोल लिया, 2x² प्लस x हो गया माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। बस आपको इसी फॉर्म में यहाँ तक लिखनी है। ठीक है, तो अब ये लिखने सिखा रहा हूँ, अंदर एक्सरसाइज के अंदर जो है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व भी करना है, वो भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन अभी हमको केवल क्या करनी है, कंडीशंस के हिसाब से चलना है, हमको प्रेजेंट करनी है। अगला क्वेश्चन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है अगला नंबर, अगर एक 5 है तो अगला 6, 7 है तो अगला कॉन्जिक्यूटिव 8, 100 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव 101, इसी तरीके से। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है, x है,
तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा उसका अगला, मतलब कि x+1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही कंडीशन क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू x+1, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 306 है। ब्रैकेट खोलो, x² प्लस एक्स हो गई -306 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी कंडीशन तैयार हो गई। अगला क्वेश्चन, रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उससे 26 ईयर्स बड़ी है। देखो एक बात को समझ जाओ, कभी भी एज वाला, ये एज वाला क्वेश्चन है, जब भी एज वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा प्रेजेंट एज से शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब अगर प्रेजेंट एज से शुरू करोगे तो आसान होता है क्वेश्चन को पकड़ना, ठीक है। तो लेट द एज ऑफ या प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितना है 20 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ रोहन की मदर वो कितना हो जाएगा x+26। वो 26 ईयर्स पड़ी है। पहले इतना क्वेश्चन मैं क्या बता रहा हूं, मैंने इतना क्वेश्चन पढ़ा और लिख दिया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद। तो पहले यहां लिख लो, तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन की एज हो जाएगी आज के 3 साल के बाद x+3 ईयर्स, और रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी x+26+3 ईयर्स, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात। तो रोहन की और रोहन की मदर की एज इतनी हो जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना होगा 360। तो x+3 इंटू x+29, 26+3 is 29, द प्रोडक्ट इज 360। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल्स टू 360। x² प्लस 29 प्लस 3 इज 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इक्वेशन बिकम्स x² प्लस 32x 10 7 3 5 15 8 7 एंड 273 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed has been 8 km less, it would take 3 hours more to cover at the same distance. मतलब हमको हमारे को उसकी स्टैंडर्ड स्पीड है वो हमारे को नहीं पता है। तो पहले हमको लिखना पड़ेगा कि लेट द स्टैंडर्ड स्पीड जो है वो है उसकी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा, स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा 480 अपॉन एक्स आर, ठीक है। क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये इसका स्टैंडर्ड टाइम लगा है। अब अगर उस गाड़ी की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, अगर गाड़ी की स्पीड लेस होती, तो मैं लिखता हूं यहां पर चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड कितनी होगी x-8 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज इन टाइम, टाइम कितना बदलेगा, डिस्टेंस तो 480 है लेकिन अब स्पीड बदल गई है, ठीक है। चेंज इन टाइम इतना आ गया। नाउ
चेंज इन टाइम हमारे पास ये आया। अब आप मेरे को ये बताओ, जो नया टाइम आया है, ये नया टाइम आया, ये पुराना टाइम था। अब इस वाले केस में स्पीड कम है, नीचे वाले केस में स्पीड कम है। जब स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये वाला टाइम ज्यादा है और ये वाला टाइम कम है। अगर ऊपर वाला टाइम कम है, कितना कम है, उसने बोला था 3 घंटे कम है। तो जो कम है टाइम, आपका टाइम टाइम कम कौन सा है, 480/x वाला टाइम कम है, और 480/x-8 वाला टाइम ज्यादा है। अगर मेरे को बराबर करना है तो कम वाले टाइम में 3 घंटे जोड़ दो। ठीक है, बस इतनी सी बात कर दो आप। तो 480/x में से माइनस कर दो, वो राइट वाली टर्म इधर ले आओ, और लेफ्ट वाली जो 3 है उसको उधर ले जाओ। ले गए। अब क्या करना है, आप इसको 480 कॉमन लेना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/x/1/x-8 इज इक्वल्स टू -3। अब क्या करेंगे, यहां ले लो एलसीएम, x इंटू x-8, और यहां पर टर्म क्या आ जाएगी, x-8 -x इज इक्वल्स टू 3, -3। 480 इज इक्वल्स टू, अगले स्टेप पे क्या करो, ये 480 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाओ। ऐसे समझ लो कि यहां पर अपॉन 1 है, ठीक है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 480 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब समझ आ गई। सो न्यूमिनेटर में क्या बचेगा, x-8 - x, डिनोमिनेटर बचेगा x² - 8x, राइट साइड में बचेगा -3/480। ठीक है, अब क्या होगा, -x और +x कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, ऊपर बचेगा -8, नीचे बचा हुआ है आपके पास x² - 8x इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा 3 1 3, 3 1 3, 3 6 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे माइनस, ये वाला जो माइनस है पूरे को है, तो ये नंबर कैंसिल हो गया। नाउ इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या बनेगा आपके पास, 160 × 8 इज इक्वल्स टू x² - 8x। यहाँ तक ठीक है। अब x² - 8x, ये हो गया 16 120 अब लेफ्ट साइड पे सारी टर्म्स ले आओ, क्या हो जाएगा, -x² + 8x + 1280 इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या समझाया था, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो प्लस -8x - 1280 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर x की टर्म प्लस हो गई, बाकी टर्म का साइन जो भी था वो चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। सो हमने इस क्वेश्चन में क्या समझना है मेन, कि सो तो इस क्वेश्चन में क्या देखा, मेन एक बार दोबारा समझ लो कि अगर डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, ठीक है, और उसकी स्पीड जो है, नॉर्मल टाइम जो नॉर्मल स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आ है, तो नॉर्मल टाइम कितना लगेगा, 480/x, ये स्टैंडर्ड टाइम लगेगा। अगर उसकी स्पीड कम हो गई, x-8 हो गई, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर टाइम कम लग रहा है, सही है, तो कितना कम लग रहा है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ 3 घंटे कम लग रहा है, तो इसका मतलब इसमें 3 घंटे कम लग रहा था। तो ये लेस है, ये मोर है। ठीक है, तराजू होता है ना, तराजू है, तो ये लेस है, ये मोर है, तो लेस में ऐड कर दो तो मोर के बराबर आ जाएगा। या फिर ऐसे कर दो, एक लेस है एक मोर है, मोर में सब्सट्रैक्ट कर दो, मोर में से ज्यादा वाले में से कम कर दो, तो लेस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। बस फिर इसके बाद हमने ये क्वेश्चन बेस्ड लिखने का तरीका होता है। इसके बाद तो फिर हमने 480 कॉमन लिया, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर गए और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते गए। ठीक है, ये बात समझ गए। फिर इसके पीछे हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, रोहन की एज वाला। तो एज वाले क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज से शुरू करना चाहिए। रोहन की अगर एक्स मानी तो रोहन की मदर उससे 26 साल बड़ी थी। 3 साल के बाद जो है रोहन की एज 3 साल, दोनों में रोहन की और रोहन की मदर की एज में 3-3 साल प्लस कर दो। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 होगा। तो दोनों का प्रोडक्ट 360 है, ब्रैकेट खोली, सॉल्व करा और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने उसको लिख दिया।
ठीक है। फिर यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, अगले से अगला नंबर। अगर एक एक्स है तो उसका अगला क्या होगा, x+1। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 306, दोनों को गुणा करके 306 आया, ब्रैकेट सॉल्व खोल दी, सॉल्व करेंगे अगली एक्सरसाइज के अंदर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 है, और जो ब्रेड्थ है वो क्या है, आपकी लेंथ जो है वो आपकी ब्रेड्थ से डबल से एक ज्यादा है। तो डबल का मतलब हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया +1 कर दिया, तो डबल से एक ज्यादा हो गया। यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, सॉल्व करनी, चेक करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल करके दिखाए, बाकी मैंने आपको समझाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे चेक करा जाता है। मेन हमने क्या चेक करना होता है कि मेन क्या चेक करना होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए जरूर, 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर होना जरूर चाहिए। दो बातों का ध्यान रखना, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर टॉय वाला क्वेश्चन किया, जॉन एंड जीवंती वाला क्वेश्चन किया, मार्बल वाला, कि जॉन के पास x मार्बल्स है, जीवंती के पास 45 - x थे, दोनों के 5-5 मार्बल्स खो गए, तो नई कंडीशंस आ गई, और उसके बाद जो दोनों का प्रोडक्ट था वो 124 था। कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर वाली बात कर रहे थे कि टॉय जो मैन्युफैक्चर हो रहे थे वो एक दिन में x, अगर उस एक दिन के टॉय की कीमत कितनी हो जाएगी, 55 - x, ठीक है। और अगर जो टोटल वैल्यू का कैसे निकालेंगे, एक दिन की कीमत इंटू नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, दोनों को गुणा करके उससे आगे 750, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे। फिर इससे पहले हमने समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो समझ में आई हमारे को कि किस फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक समझ आना शुरू हो गया होगा। साथ साथ आप करते रहो बच्चों, और ये टॉपिक खत्म करने, ये अब जल्दी से जल्दी बहुत तेजी से खत्म करेंगे, ठीक है। अगली एक्सरसाइज भी शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और अब हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे। आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये बनाना सीख लिया, 1। सेकेंड क्या सीखा हमने कि सॉल्व करना तो नहीं सीखा, सॉल्व तो अगली क्लास में, पहले सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और फिर हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम को उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना शुरू किया, ठीक है। आई होप यू लाइक इट, ओके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। टिल देन बाय बाय।